अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद से मुल्क में सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी क़यादत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई। नए नए ट्रेंड्स बनाए गए। मुसलसल ये ट्रेंड्स चलते रहे, मगर तहरीक इंसाफ इनकी ओनरशिप से इनकार करती रही। और गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई, जब बलूचिस्तान में इमदादी कामों पर मामूर पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फ़ौज के आला अफसरान और सिपाही शहीद हो गए। लेकिन इस अफसोसनाक हादसे पर भी मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। कौमी सानहे पर भी मुतनाज़ पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की गई और आज इस पर ISPR का सख्त रद्दअमल भी सामने आ गया है। लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सोशल मीडिया कैंपेन पर रद्दअमल में ISPR का कहना है कि मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बाइस शहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। शहदा की फैमिलीज़ और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। इस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैया नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मजम्मत है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस तरह की मुहिम बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और इसकी हर सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। इस बयान की वजह यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। वो सर्टन सेगमेंट था जो जिन्होंने ये किया और विच वाज वेरी हर्टफुल। और ऑलरेडी शुहदा की फैमिलीज़ और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम एक बहुत कर्बनाक कैफियत से गुजर रही थी और उस दौरान इस तरह की कयास आराइयाँ करना और इस तरह से अपनी ज़ाती तरजीहात को सामने रखते हुए इस किस्म के कमेंट्स सोशल मीडिया पे देना बहुत ही इनसेंसिटिव था और जिसकी वजह से पूरी इंस्टीट्यूशन में हमारे रैंक एंड फाइल में और ख़ास तौर पे जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। ऐसे एलिमेंट्स को रद्द करने की ज़रूरत है जो ये सब कुछ करते हैं और ये हम सब कलेक्टिवली ही कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं कर सकते। सो इसलिए आज हमने ये प्रेस रिलीज़ दिया क्योंकि इसको उजागर करना बहुत ज़रूरी था कि ये बेहिसी का रवैया जो है ये हरगिज़ नाकाबिल कबूल है और हर सतह पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये खबरें भी सामने आई कि लसबेला हादसे के शहदा के जनाजे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शिरकत करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI ट्रूल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को दिए गए फीडबैक के बाइस उन्होंने शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से सदर मुमलिकत के शहदा के जनाजे में अदम शिरकत पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पर वो कॉमेंट ना करे तो बेहतर है। सोशल मीडिया कैंपेन का आपने जिक्र किया जनरल साहब, इसी कैंपेन में सदर पाकिस्तान जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं उनके बारे में कहा गया कि शोहदा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जनाजे में शरीक हों। इस बारे में क्या तफसील शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से भी सोशल मीडिया पर मुहिम के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने इस मुहिम की मजम्मत की और कहा कि फेक अकाउंट से कैंपेन करने की मजम्मत करते हैं। कैंपेन के पीछे मुल्क दुश्मन हाथ है। हम बड़ी सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से, मेरा ख्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जिनका पहले भी जो रहे हैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, उनका भी बहुत हाथ। चौधरी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में एमन जवारी के मारे जाने पर हम वजाहत चाहते हैं कि फ़िज़ाई हुदूद या ज़मीन इस्तेमाल हुई या नहीं। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो अलकायदा के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी जो हैं उनको वो वहाँ पे मारे गए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर हम ये समझते हैं तहरीक इंसाफ कि ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या उस ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई। इस बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं और ये बहुत अहम है कि जो हमारे जो मुतल्लिका वजारत है, फ़ॉरेन ऑफिस है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर
पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर वाज़ेह करें। पाकिस्तान में DGISPR से जब एमएनएल ज़वाहिरी से मुतालिक भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म का बयान दे दिया जाता है जिसकी कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान की तुक नहीं बनती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हो। लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि कयास आराइयाँ और इस तरह की चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल में आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं, और यही वो डोमेन है, यही वो सेगमेंट है जिसमें चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके इस तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। इसके अलावा सियासी मुहाज से भी आज एक अहम खबर सामने आई है। फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा की तारीख देंगे। इस जलसे में अहम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का भी अल्टीमेटम देंगे। हम 1 माह से ज़्यादा इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे, और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 25 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे। ये सीटें स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद खाली हुई थीं, और आज ही इलेक्शन कमीशन ने इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था। इसके अलावा इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात इसी साल होंगे। हुकूमत उन्हें नाअहल कराना चाहती है मगर वो नाअहल नहीं होंगे। उन्हें नाअहली का डर नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएंगे। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, 1 महीने का अल्टीमेटम है आपके पास, उसमें आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है। आप लोगों ने 11 नशिस्तें खाली की थी, 2 मखसूस थी, 9 पे इंतखाब होना है, और इमरान खान ने कहा है कि 9 की 9 नशिस्तों पर मैं अकेला इंतखाब लड़ूंगा। तो क्या ऑप्टिक्स दिए आपने इमरान खान साहब को? वो 9 की 9 पे कैंपेन करेंगे, 9 पे इंतखाब लड़ेंगे, 9 पर जीत गए तो आप लोग कहाँ खड़े होंगे? जी शाज़ेब, असल बात यह है कि इस वक्त PTI एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार है। जो उनकी मनफी पॉलिसीज़ हैं उसके साथ लोग ताल्लुक़ नहीं जोड़ रहे, उनकी अपनी पार्टी के अंदर स्प्लिट है, और PTI को इन नशिस्तों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, और अपनी उस कमज़ोरी पे पर्दा डालने के लिए इमरान खान साहब को अब 9 नशिस्तों पे खड़ा करने का उन्होंने फैसला किया है। ये शौक भी वो ज़रूर पूरा कर लें, लेकिन जो लाठी उन्होंने हम पे पकड़ी हुई है कि हम असेंबलियों को तहलील करें ताकि इलेक्शन हो सकें, तो उसका तो बहुत आसान नुस्खा इमरान खान साहब के पास है। 2 मेजर प्रोविंसेस जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो अपने वज़राए आला को क्यों नहीं हुक्म देते कि 24 घंटों में वो सूबे असम्बली, जो सूबाई असम्बली है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की है, उसको तहलील कर दें, ताकि इसके साथ ही फिर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए फ़ज़ा बन जाएगी। तो वो खुद तो अपनी सीटें अपनी रखना चाहते हैं, अपनी असम्बली को तहलील करने की हौसला नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके MPs उनके साथ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर आप लोग आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अभी आपको ये डर है कि अगर आपने मरकजी असेंबली तोड़ दी, कौमी असेंबली तोड़ दी, तो वो बाकी 2 असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे? देखिए, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो वो मुतालबा वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं कि कौमी असेंबली को तहलील किया जाए, अगर वो वाकई संजीदा हैं इंतखाबात के मुतालबे में, तो उन्हें सबसे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को मुस्ताफ़ी या तहलील करने का फैसला करना चाहिए ताकि उनका केस मजबूत हो। वो तो कर नहीं रहे। असल उनकी जो खेल है वो ये है कि मुल्क की मईशत जो बहाल हो रही है,
तो जो उनके फॉरेन डोनर्स हैं वो उनसे तकाजा कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इंतशार पैदा करें, आप पाकिस्तान के अंदर मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर आए, बेयकीनी लेकर आए, ताकि ये जो रिकवरी का प्रोसेस है ये मुतासर हो सके, ये दोबारा रिवर्स हो सके। असल उनको इस बात का गम खाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों अब दोबारा इस्तेहकाम और रिकवरी के रास्ते पे चल पड़ा है। वैसे मगर उस सब में मसला ये है कि ज़ाहिर है आप लोगों ने जो पता नहीं क्या आप लोगों की हिकमत अमली थी कि आप लोगों ने 11 सीटों पे नोटिफिकेशन कर दिया, बाकी सीटों पे नहीं किया कि ये खाली हो गई हैं। अब ज़ाहिर इमरान खान साहब 9 पर जीतेंगे, अगर जीत जाते हैं तो उन्हें वो भी खाली करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने उनको कंटिन्यूस कैंपेन का मौका दिया है, ऑप्टिक्स का मौका दिया है कि आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आप इमरान खान साहब को 9 सीटों पर हरा लेंगे? जी, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इस वक्त फॉरेन फंडिंग के बाद जो कुछ अवाम ने देख लिया है और जो असल चेहरा इमरान खान साहब का कौम के सामने आ गया है कि ये भारतीय डोनर से भी पैसा लेते रहे, पाकिस्तान के दुश्मनों से भी पैसा लेते रहे, किस तरह ये फ्रॉड करते रहे, किस तरह ये अकाउंट छुपाते रहे। और देखिए कह रहे हैं कि जी सर्टिफिकेट और होता है, एफिडेविट और होता है। झूठ झूठ होता है, चाहे वो एफिडेविट की सूरत में हो, चाहे वो सर्टिफिकेट की सूरत में हो। 5 साल तक लगातार इमरान खान साहब गलत बयानी करते रहे, झूठे सर्टिफिकेट देते रहे। 13 से ज्यादा अकाउंट इन्होंने छुपा के रखे जिसमें करोड़ों रुपया बाहर से आता था, किसी को नहीं पता वो रकम कहाँ गई, किसने खर्च की। इनके दफ्तर के अंदर कंप्यूटर बॉय, चपड़ासी, उनके नाम पर करोड़ों रुपए आते थे, कुछ नहीं पता कि वो किसके पास जाते थे। ये सब बातें हकायक कौम के सामने आ गई हैं। और अब खास तौर पे आपने देखा कि जैसे आपने शुरू में भी बात की कि हेलीकॉप्टर का जो अंदोनाक हादसा हुआ जिसपे पूरी कौम गमज़दा थी और हमारे ख़ास तौर पे फ़ौज के 2 सीनियर अफसरान और दीगर जवान और अफसरान भी उसमें शरीक थे। तो इस कैंपेन को जो पीटीआई के हलकों की तरफ से चलाई गई, इससे पहले भी कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह ये मुहिम जोई करते हैं, जिस तरह की मुहिमात चलाते हैं, ये किसी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर अगर आप देखें तो उसमें टारगेट कंट्री के अंदर ऐसे ही एजेंट्स पैदा किए जाते हैं जो मुल्क को अंदर से खोखला करते हैं, इदारों को। 1-1.5 साल पहले ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का लफ्ज़ उनसे सुनते थे, आज आपसे सुन रहे हैं हम। तहकीक भी किए कि वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये जितने भी ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक ट्रेंड्स थे, बहुत ही अफसोसनाक बात थी, मगर वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर कर रहे हैं। जी देखिए, अगर ये मुल्क दुश्मन अनासिर कर रहे हैं तो फिर उन्हें खुद को मुल्क दुश्मन अनासिर भी करार देना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि ये ट्रेंड जो चलाए गए ये पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, पीटीआई के मीडिया सेल की तरफ से चलाए गए। ये लोग जो थे ये बहुत नोन थे सोशल मीडिया सर्कल्स में, पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं। और अभी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स पेयर्स के पैसों से तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत से इन्होंने 1400 के करीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को 25,000 रुपए की तनख्वाह देकर एंगेज किया है। और ये लोग क्या करेंगे, सरकार का पैसा है, कौमी इदारों के खिलाफ जब कभी अदालत से खौफ हुआ अदालत की ये हजामत कर देंगे, कभी फौज से डर हुआ तो फौज की किरदार कुशी कर देंगे, इलेक्शन कमीशन से फैसले का खौफ हुआ तो इलेक्शन कमीशन की हजामत कर दी, कभी पार्लियामेंट को दुर्गत बना दी। तो ये सरकार ऐसे से कौमी इदारों के खिलाफ मुहिमें चल रही हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है, मुल्क के अंदर एक इनार्की और क्याओस फैलाई जा रही है। मैं समझता हूं कि ये वो चीजें हैं जिनका अदलिया को खुद नोटिस लेना चाहिए। वैसे मगर आप लोग हर तरफ से फंसाने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना में डिक्लेयर ना करने पर 2018-19 में कि उन्होंने वो गिफ्ट्स लिए थे और उसकी रकम आई थी। आप इलेक्शन कमीशन भी चले गए 62-63 के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने के लिए। फिर हनीफ अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि गलत सर्टिफिकेट पे उनकी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप लोग चारों तरफ से उन्हें कहीं ना कहीं से डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजेब, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस आया, ये तो 2013-14 तक के वो अकाउंट्स हैं जो अकबर एस बाबर ने अपने इंफॉर्मेशन के जरिए, इनके इनसाइडर हैं वो दिए। और अब अगर तहकीकात जब इनके खिलाफ होंगी तो 2014 से लेके 2022 तक जो मैसिव बिलियंस ऑफ रुपीस के घपले हैं वो जब आएंगे तो इमरान खान साहब किसी को शायद शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए वो उजलत में हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो मुल्क के अंदर कोई ऐसी बेयकीनी पैदा करें, सियासी बहरान पैदा करें, ताकि उनके जो असल में बाद के घनौने काम है, जो उन्होंने फंड रेजिंग की है बाहर से, जो उनको पैसा आता रहा है बाहर से मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए, उसके सबूत अवाम के
और कानून के इदारों के सामने ना आ जाएं। बहुत शुक्रिया यासीन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है क्योंकि बहुत अहम सवाल तहरीक इंसाफ के साथ पैदा हो रहे हैं मगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है, क्योंकि हुकूमत चारों तरफ से इमरान खान को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेजने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात का फैसला किया गया है। खुद इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 23 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के सर्टिफिकेट्स को गलत करार देने पर आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रही है। तो दूसरी तरफ हुकूमती अराकीन ने इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना स्कैंडल में इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है, जिस पर आज ही इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। मगर इस रेफरेंस में मामला इमरान खान की तरफ से तोशा खाना से कीमती तहाइफ लेकर बेचने या कम कीमत पर अदा करने का नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन से ये सारी आमदनी और असासे मज़कूरा साल में छुपाने और गलत बयानी करने का है। इस बुनियाद पर हुकूमती अराकीन का मौक़िफ़ है कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। अभी हकीकत है कि इमरान खान ने तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं, ये बात वो खुद तस्लीम कर चुके हैं। ये भी हकीकत है कि उन्होंने ज़्यादातर तोहफे 20% अदायगी के पुराने कानून के तहत खरीदे, फिर कानून बदल दिया। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि उन्होंने तोहफा बेचकर सड़क बनवाई। तो सवाल यह है कि उन्होंने पैसे अगर सड़क बनवाने के लिए खर्च कर दिए थे तो टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक उनकी आमदनी में अचानक इजाफा कैसे हो गया, उनके असासे कैसे बढ़ गए। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान ने जानते बूझते हुए इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने बयान हल्फी में तोशा खाना से लिए गए तहाइफ छुपाए और जाहिर नहीं किए। इमरान खान ने ये तहाइफ बेच दिए थे। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान अपने पहले 66 साल में इतना नहीं कमा सके जितना उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद सिर्फ 2 महीने में तोशा खाना के तहाइफ के जरिए कमाया। रेफरेंस में आगे सितंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक इमरान खान को बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दर्ज की गई हैं और फिर लिखा गया है कि मुंसलिक किए गए रिकॉर्ड से यह जाहिर होता है कि इमरान खान ने यह तहाइफ अपने पास रखने के बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन में मुतल्लिका साल के अपने असासों के तौर पर जाहिर नहीं किया। रेफरेंस में इमरान खान के माली साल 2017-18 और 2018-19 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए बयान हल्फी की नकूल भी मुंसलिक की गई हैं। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान ने जानते बूझते हुए ये तहाइफ अवामी नज़रों से छुपाए हैं और तोशा खाना के जरिए हासिल होने वाले असासों, ट्रांजेक्शन्स और इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक अपने बयान में एक गलत डिक्लेरेशन दी है। तोशा खाना के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018-19 के माली साल में इमरान खान ने 18 सितंबर 2018 को एक घड़ी, कफलिंग्स, पेन और एक अंगूठी अपने पास रखी जिनकी मालियत 10,09,20,000 रुपए बनती थी, जबकि इन तहाइफ के लिए तोशा खाना में 2,27,78,000 जमा कराए गए। इसी तरह एक और एंट्री 1 अक्टूबर 2018 की है, जिस दिन 38 लाख की एक रोलेक्स घड़ी के लिए 7,54,000 रुपए अदा किए गए, जबकि 3,58,000 के कुछ और तहाइफ बगैर किसी कीमत की अदायगी के अपने पास रख लिए गए। फिर एक और एंट्री 19 जून 2019 को की गई है और उस एंट्री के मुताबिक 5,10,000 के तहाइफ के लिए 2,40,000 रुपए अदा किए गए। रेफरेंस के मुताबिक तोशा खाना को की गई मजमूई अदायगियों का आउटफ्लो तनहा ही 2,12,72,000 रुपए था, मगर इन रकूम और असासों के ना तो आने का रिकॉर्ड और ना ही निकलने का रिकॉर्ड मुतल्लिका साल में इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने स्टेटमेंट में नजर आया है। इसके अलावा यह सच सामने आ चुका है कि इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी ने 18 सितंबर 2018 को दीगर अशिया के साथ साथ महज 20% कीमत अदा करके वो कीमती घड़ी भी रख ली जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी और उसकी मालियत 85 मिलियन यानी 8,50,00,000 रुपए थी। ताहम ये घड़ी और दीगर अशिया माली साल के उन गोशवारों में जाहिर ही नहीं की गई जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए। इमरान खान और उनकी अहलिया ने कई रोलेक्स घड़ियाँ, बहुत से नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठियाँ, दीगर जेवरात, सोने के कल्म और यहाँ तक के डिनर सेट्स भी मामूली रकम अदा करके अपने पास रख लिए, मगर तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ और मुतालिका ट्रांजेक्शन हुक्काम के सामने जाहिर नहीं की गई, जैसा कि कानून के मुताबिक हर साल जमा कराना जरूरी होता है। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान पर हुकूमत का सरबराह होने की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी थी कि वो अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा करते। ये उनके मनसब का तकाजा था और ओहदे पर रहते हुए उन पर लाजिम था कि वो दयानतदार और सच्चे साबित होते, मगर बदकिस्मती से वो हल्फ के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे और झूठ बोला। तोशा खाना के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया को अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक मिलने वाले तहाइफ में से 52 तहाइफ की एंट्रियां की गईं, जिनकी कुल मालियत का तखमीना 14,20,42,000
और 100 रुपये बनता है, जिसमें से उन्होंने 3,89,77,000 और 250 रुपये अदा किए, जबकि उनका इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारों में कोई जिक्र ही नहीं किया है, जो कि कानून के मुताबिक लाजमी था। रेफरेंस के मुताबिक यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तोशाखाना में सिर्फ उन तहाइफ की तफसीलात रखी जाती हैं जो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल ऑफिसर के हवाले किए जाते हैं, जबकि इतलात ये हैं कि ऐसे कई तोहफे हैं जो इमरान खान को बराह रास्त प्रोटोकॉल ऑफिसर की अदम मौजूदगी में दिए गए थे। ऐसे तहाइफ ना तो रिकॉर्ड किए गए, ना ही इमरान खान ने खुद उनको डिक्लेयर किया। इमरान खान ने सिर्फ गैर कानूनी तौर पर उन तहाइफ को अपने पास रखा, बल्कि खुद और अपनी एहलिया की जानिब से रखे गए इन तहाइफ की मालियत को भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए ऐसे डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया, जो कि खुद तोशाखाना के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये बात मीडिया पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई कि सऊदी अरब की तरफ से जो रोलेक्स घड़ी तोहफे में दी गई, उसे तोशाखाना से 20% में लेकर बेच दिया गया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात से नहीं आगाह किया और ना ही इससे हासिल होने वाले फ़वाइद की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को बताई। इमरान खान ने अवामी सतह पर यह तस्लीम किया कि उन्होंने तोशाखाना की घड़ी फरोख्त करके अपने घर की सड़क बनवाई, मगर यह खर्चा रिकॉर्ड पर दस्तयाबी नहीं है। इमरान खान से इस दावे के हवाले से दस्तावेजी शवाहिद के साथ पूछा जाए। इमरान खान की तरफ से तोहफे में मिलने वाली घड़ी को बेचने का एतराफ़ उनकी तरफ से गैर कानूनी काम का एतराफ़ है। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से छुपाकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है और वो आर्टिकल 62(1) की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। इमरान खान अब अवामी ओहदा रखने के अहल नहीं रहे। रेफरेंस में यह भी लिखा है कि 3 साल तक तोशाखाना के तहाइफ और ट्रांजेक्शन छुपाने के बाद जब इमरान खान के खिलाफ करप्शन का स्कैंडल खड़ा हो गया, तो मीडिया के मुताबिक तब जाकर इमरान खान ने माली साल 2020-21 के टैक्स रिटर्न्स में तोशाखाना के तहाइफ और आमदनी जाहिर करने के लिए तेजी दिखाई, मगर जो डिक्लेरेशन 2018-19 में जमा कराना जरूरी थी वो फिर भी जमा नहीं कराया गया, जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। यूं इमरान खान की आर्टिकल 62(1) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 के तहत नाअहली होती है। मजीद ये कि असासे छुपाने और हल्फ पर गलत डिक्लेरेशन देने की बुनियाद पर इमरान खान 62(1) के तहत दयानतदार नहीं रहे, लिहाजा वो फौरी तौर पर बतौर रुकने पार्लियामेंट नाअहल हो जाते हैं और आला अदालतों के फैसलों की रोशनी में अवामी ओहदा रखने के लिए भी ताहयात नाअहल हो जाते हैं। रेफरेंस में आगे जाकर तोशाखाना स्कैंडल से मुताल्लिक कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया है और अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को रेफरेंस पर जवाब देने के लिए आज नोटिस भी भेज दिया है, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने रेफरेंस को डब्बा रेफरेंस करार दिया। तोशाखाना का रेफरेंस है, ये डब्बा रेफरेंस है। इस रेफरेंस में कोई कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं है। इसके अंदर जो है किसी किस्म की इमरान खान ने तोशाखाना के रूल्स की वायलेशन नहीं की। इमरान खान के लिए ये मामला कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, माहिर कानून इमरान शफी हमारे साथ मौजूद। इमरान शफी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, 62-63 के तहत इलेक्शन कमीशन में ये मामला फिर एक और पहुंच गया है। अब जो मुतालिका साल है वो कह रहे हैं उस साल में इमरान खान साहब को अपने जो एसेट डिक्लेरेशन थी इलेक्शन कमीशन में उसमें डिक्लेयर करना था, इन्होंने नहीं किया। जब शोर मच गया, मीडिया पर आ गया तो डिक्लेयर किया, मगर जब बाद में डिक्लेयर कर दिया गया है तो आपको लगता है इसके बावजूद 62-63 का ये केस बनता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन में जब एसेट और लाइबिलिटीज़ का आप फॉर्म फिल करते हैं और उस पर डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं जो भी अपने एसेट अपने स्पाउस के, अपने डिपेंडेंट्स के जो असासाजात हैं वो मुकम्मल के मुकम्मल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसमें से एक सुई भी जो है वो मैं आपसे रियासत से छुपा नहीं रहा और उसके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने उसको डिक्लेयर किया जाता है। ये मेरे और आपके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो अवामी नुमाइंदों के तौर पर मुंतखब होकर आते हैं कि वो अपने डिक्लेरेशन को मुकम्मल तौर पर, दुरुस्त तौर पर उसकी निशानदेही करेंगे। तो जिस तारीख पर वो डिक्लेरेशन दे रहे थे, अगर उस तारीख पर डिक्लेरेशन से पहले उनकी मलकियत में कोई भी चीज़ थी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अगर उनकी मलकियत में सुई भी थी और उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, एक पाई का भी जिक्र नहीं किया, उसको छुपाया है, तो बहरहाल उस वक्त वो मिस डिक्लेरेशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया और यकीनन उसके बाद जो उसके लीगल कंसिक्वेंसेस हैं वो हो सकते हैं। बाद में अगर वो किसी वक्त डिक्लेयर कर दें तो उससे उसका एक फ़ायदा उनको हो जाता है कि 180 दिन का टाइम है जिसमें अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस की जो सज़ा है,
उसके सेक्शन 137 है इलेक्शन लॉज का, वो उसकी क्लॉज 4 है, वो ये कहती है 137 की कि अगर 180 दिन का टाइम पीरियड है उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कार्रवाई करने का, जो कि सजाओं का एक पूरी करप्ट प्रैक्टिसेस की दी हुई है इलेक्शन कवानीन में। अदरवाइज जो डिक्लेरेशन है वो ना देने का बहरहाल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो सदाकत और अमानत के जो मेयारात पाकिस्तान में कवानीन में मुकर्रर कर दिए गए हैं, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया के नज़ायर की रोशनी में जो मेयारात मुकर्रर हुए हैं उसके मुताबिक तो ये बहरहाल जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो होंगे। मतलब अगर ये तोहफे थे जिस साल उन्होंने लिए उसमें डिक्लेयर नहीं किए, मीडिया पर मामला उठा, रेफरेंस के तहत अगले साल में डिक्लेयर कर दिए, वो कह चुके हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, अगर अगले साल में कर दिया उसके बावजूद भी 62-63 लग सकता है कि जिस साल में करने थे उस साल में आपने क्यों मिस डिक्लेयर किया? देखिए, एक तो इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि ये तोहफ़ा हम सिर्फ एक तोशा खाना में आने वाले तोहफे, वो तोहफ़ा इमरान खान साहब के लिए नहीं होता, वो तोहफ़ा बुनियादी तौर पर रियासत के लिए तोहफ़ा होता है। लेकिन जो भी हुक्मरान है या जिसको तोहफ़ा मिलता है वो तोहफ़ा ख़रीदता है। तो जब आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 25% आपने देनी है, वो 50% देनी है, जब आपने वो तोहफ़ा ख़रीद लिया तो वो आपके लिए तोहफा नहीं रहा, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने परचेज की है। हाँ, रियासत ने आपको एक बेनिफिट उसका ये दिया है कि आप वो कम कीमत पर वो खरीद रहे हैं और उसकी एक परसेंटेज अदा करके जो है वो उसको आप ले रहे हैं, तो इसलिए आपकी हद तक वो तोहफा नहीं है। अदरवाइज भी पाकिस्तान के यानी वो तोहफे की उससे वो निकल गई, कैटेगरी से निकल गया। अगर तोहफा होता भी तो वो उसके एसेट में आता है, और इलेक्शन के जो लॉज हैं उनके मुताबिक तोहफा है या अदरवाइज कोई भी चीज़ आपकी एसेट बनी है उसको आपको डिक्लेयर करना होता है। और ये तो मैं समझता हूँ तोहफा भी नहीं था, ये उन्होंने ख़रीदा था, परचेज़ किया था एक अमाउंट देकर। तो जब आपने परचेज़ किया तो दोनों सूरतों में आपको उसको डिक्लेयर करना था, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते, बाद में डिक्लेयर करते हैं, वो जो आपने डिक्लेरेशन रॉन्ग डिक्लेरेशन देना था, जो फॉल्स डिक्लेरेशन देना था, जो वो आपने बहरहाल वो आपसे सरजद हो गया। बहुत शुक्रिया। मुशफ़िक़ उमर साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब खुद अपने बयानात से अब अपने आप को सिलेक्टेड साबित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आपके हमने पूरा मामला रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो कहते थे कि जब उन्हें इक़्तिदार मिलेगा तो वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं होंगे, और जब इक़्तिदार मिला तो अपोजिशन ने पहले दिन ही उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान एक कठपुतली और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। मगर तहरीक इंसाफ इनकार करती रही और दावा करती रही कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन सारे फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं। मगर अब जब इमरान खान फिर से अपोजिशन में आ गए हैं तो अपने बयानात से खुद अपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होने का एतराफ़ कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत में तो सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने ही किया था, वो कठपुतली वज़ीर आज़म थे। मगर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो दावा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो वज़ीर आज़म ना बनूँ जिसके हाथ बंधे हुए हों, इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बैठा हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूं जो जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वज़ीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे इस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूँ। और जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो कहते रहे कि जो भी फैसला हो जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं होता। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि ये कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूँ। मगर मुल्क में ये तासुर आम था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि आलमी मीडिया भी ये सवाल करता रहा, और जब बरतानवी मीडिया ने साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से इस तासुर से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने वही किया जो अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ करती है। ऐसा कहने वालों का ताल्लुक भारत के साथ जोड़ते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार वज़ीर आज़म और काबीना के पास ही है। इस हुकूमत के बारे में ये मुख्तलिफ है कि वो ये दिखावा नहीं कर रही है कि वो सारे पॉलिसी फैसले अस्करी क़यादत से आज़ादाना तौर पर लेती है, जबकि साबिक़ हुकूमत का आला अस्करी क़यादत से तनाव रहता था। लेकिन लगता है कि इमरान खान खुश हैं वो सब करने से जो उन्हें कहा जाता है। ये है आपकी हुकूमत का तासुर पाकिस्तान के अंदर और बाहर। But this may be a perception of some
Indian influence think tank. ये किसी भारत के ज़ेर असर थिंक टैंक का तासुर हो सकता है। पाकिस्तान में ये तासुर नहीं पाया जाता। ये तासुर आज़ादाना सोच के अफराद का नहीं। पाकिस्तान की मुंतखब करदा हुकूमत को कमज़ोर मत समझें। इमरान खान ने तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद वोट लिए और ये कोई मजाक नहीं है। इमरान खान लोगों के वज़ीर आज़म हैं, वो खुद फैसले लेते हैं, काबीना फैसले लेती है। और हाँ, इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार वज़ीर आज़म और काबीना के पास ही है। Decision making rests with the Prime Minister and the Cabinet. मगर अब जब इमरान खान अपोजिशन में आ गए हैं तो ये तासुर दे रहे हैं कि वो एक ऐसे वज़ीर आज़म थे जिनके हाथ बंधे हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी हुई थी, एजेंसीज मुल्क चला रही थी और वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह बैठे थे। चाहे मामला कतर से सिर्फ 2 कार्गोज के तवील मुद्दती LNG मुआहदे का हो, CPEC बहाल करना हो, चीन से पैसे लेने हो, सऊदी अरब से कर्ज लेना हो, तो उस वक्त तो खुद हुकूमती वज़रा और अरकान एतराफ़ करते थे कि ये सब काम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं और आवाम को समझाते थे कि आपको आम खाने चाहिए, पैर नहीं गिनने चाहिए। UAE से पैसे लेते वक्त भी जनरल बाजवा को जाना पड़ा था, ज़ाहिर है, इसलिए कि अब मामला इस अदारे की रिस्पेक्ट है। CPEC का इशू हुआ था तो उस वक्त भी जनरल बाजवा को जाना पड़ा। CPEC का भी इशू हो तो फौज है, इसलिए कि उनको एक रिस्पेक्ट हासिल है सारी दुनिया में, और उस रिस्पेक्ट को आप इससे देखें कि सऊदी अरब में भी जो मामला थे उस रिस्पेक्ट नहीं ठीक किए। फौज जो हमारी हर जगह काम करती है, बैरूनी ममालिक के साथ भी पैसे लाना, वो जाते हैं सऊदी अरब, चीफ नहीं जाते हमारे कमर जावेद बाजवा साहब, सऊदी अरब से लाते हैं पैसे, चाइना से लाते हैं, दुबई से लाते हैं, यहाँ मामला जाते हैं। CPEC वो चला रहे हैं, तो महंगाई को भी कर देंगे तो आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आर्मी चीफ या अस्करी क़यादत भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, वो किसी और मुल्क की नहीं है, मरीख से नहीं आई। हम सब का एक ही इंटरेस्ट है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, कि हम वो काम करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। तो आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आई और फिर बुरी कारकर्दगी के बावजूद उनका इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा किया। इमरान खान को भी इस चीज़ से कोई मसला नहीं था, वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते रहे। मगर अब जब वो अपोजिशन में आ गए हैं तो सारी अच्छाइयाँ अपने सर और सारी बुराइयाँ इस्टेब्लिशमेंट के सर डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सरबराह जो एक आईनी ओहदा है, उस ओहदे पर सिकंदर सुल्तान राजा को लगाने का क्रेडिट पहले खुद इमरान खान ने लिया कि उस तैनाती में हमारा इनपुट शामिल था, ये तैनाती मुशावरत से हुई है, उन पर एतमाद का इज़हार किया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इंतखाबात को प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा और धांधली की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया तो इमरान खान नाराज़ हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयान देते रहे, उन्हें जानीदार करार देते रहे और अब अपोजिशन में आकर कह रहे हैं कि उनकी तैनाती भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी और गारंटी दी थी कि वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गया, मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। मैं इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। अपोजिशन में आकर इमरान खान ने यह भी एतराफ़ किया कि वो मुल्क की एजेंसियों की अपनी सियासत और हुकूमत के लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे। बजट इजलास में अपने इत्तेहादियों को बुलाने के लिए भी एजेंसियों को इस्तेमाल करते थे। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। तो इमरान खान के साबिक इत्तेहादी और MKM के रहनुमा वसीम अख्तर ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद टेलीफोन एक्सचेंज पर बैठकर हमें एस्टेब्लिशमेंट से फोन करवाते थे। तो खुद PTI के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन कराते रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो खुद फिर वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन करवाया करते थे। सिर्फ यही नहीं, जब हुकूमत गई तो फवाद चौधरी ने अपोजिशन में आकर एतराफ़ किया कि उनकी तो पूरी सियासत ही आउटसोर्स थी। बड़ी गलतियां मैं समझता हूँ, जो पॉलिटिक्स थी ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स थी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स हमें करनी चाहिए थी खुद। सारे फैसले कोई और करता था आपके, पर जो पॉलिटिक्स हमारी आउटसोर्स थी। उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट थी, जो की मिनिस्ट्रीज होती हैं, दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फिर लॉ मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्रीज जो है वो हमने आउटसोर्स कर दी, सारी की सारी आउटसोर्स।
हुकूमती इत्तेहादी परवेज़ इलाही ने कहा था कि 3.5 साल तक तो इनकी नेपियां बदली गई हैं, नीचे उतारोगे तो बच्चा सीखेगा ना। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या? अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। ठीक है, अब नापी महंगी हो गई है, बोझ बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का इक़्तिदार और सियासत बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की और इमरान खान को इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुद इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया। अगस्त 2019 में जब सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई तो अपोजिशन के अक्सरियती सेनेटर्स यानी 64 सेनेटर्स इस करारदाद के हक में खड़े हुए और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 53 वोट्स की ज़रूरत थी। यानी अपोजिशन के पास मतलूबा वोट से 11 वोट ज़्यादा थे, मगर जब करारदाद पर खुफिया रायशुमारी हुई तो करारदाद के हक में सिर्फ 50 वोट्स आए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 मुस्तरद कर दिए गए, 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाल दिए गए। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बजंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? 64 खड़े नहीं थे। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपके? जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आपने? उसके लोग हैं। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसका दिफा करते रहे और कहते रहे कि ये तो अपोजिशन रहनुमाओं के ज़मीर की आवाज़ थी। PMLN के लोग, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वोट हमारे बढ़ेंगे, कम अगर होंगे। इसका मतलब आपने PMLN के बंदे तोड़ लिए? नहीं, हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत और सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, वो कुछ और होता है। अगर हॉर्स ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की हर मुदाखलत का दिफा करती थी, उससे मुदाखलत कराती भी थी, फिर उसका जवाब भी फराहम करती थी, उसका सियासी फ़ायदा भी उठाती थी। इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके सबको हैरान कर दिया था। और जब उस पर सवालात हुए तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस रेफरेंस का दिफा करते थे, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया पर तनकीद करते थे, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाई गई। मगर फिर जब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आ गई तो अब इस केस से भी फासला इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने अपोजिशन में आकर तस्लीम किया कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना है गलती थी और उन्हें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मिसगाइड किया गया था। लेकिन खुद तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग ये तस्लीम कर चुके हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी थी। गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने बताया कि जब ये रेफरेंस फाइल किया गया था तो उस वक्त इमरान खान ने मुझसे मुशावरत की थी और मैंने उन्हें कहा था कि यह गलती की है क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा एक आज़ाद और ईमानदार जज है, आप ये रेफरेंस वापस ले लें। तो इमरान खान मुझसे नाराज़ हो गए थे और फिर कई साल नाराज़ रहे, मगर अब गलती मान रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस से अब खान साहब ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिलकर तो कहा कि वो गलती थी। इस हवाले से आपसे बात हुई? जी बिल्कुल हुई। उन्होंने कहा कि मुझे मिसलीड किया गया था, क्योंकि जब ये रेफरेंस फाइल किया था तो उसके बाद उन्होंने मुझसे मुशावरत की थी, तो मैंने उनको कहा था कि ये गलती की है। आप ये काजी फ़ाइज़ ईसा एक इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट जज है, उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस किया गया है ये मेरा फडे है। तो आपको पहले तो मुझसे मुशावरत करनी चाहिए थी फ़ाइल करने से कबल, लेकिन बहरहाल अगर आप अब भी मुशावरत कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको विड्रॉ कर लें। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने मेरे इस मशवरे का बुरा मनाया था और इस वजह से वो काफ़ी मुझसे नाराज़ और नाला रहे हैं कई साल। लेकिन अब वो उन्होंने कहा है कि नहीं, आपका मशवरा दुरुस्त था, मुझे गलत मशवरा दिया गया, मुझे जिन लोगों ने इस तरफ लेके गए थे उनके गलत मशवरे और मुझे मिसलीड किया था उन्होंने, उनकी कानूनी राय इस हवाले से बिल्कुल गलत थी और ये गलती हुई हमसे। इमरान खान ने गलती तो मान ली, लेकिन इसकी जिम्मेदारी साबिक वज़ीर कानून फ़रूक नसीम पर डाल दी गई। अप्रैल 2022 को फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जिम्मेदारी फ़रूक नसीम पर डालते हुए कहा कि ये तमाम मामला आपने खड़ा किया है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपके इसरार पर रेफरेंस भेजा गया, लेकिन जब हमने फ़रूक नसीम से सवाल किया तो उनका कहना था कि इमरान खान ने मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन करके फ़ौरन आने को कहा और जब मैं 9 बजे पहुँचा तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का कहा, वरना मुझे क्या पड़ी थी। फैसला करने वाले तो इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी थे। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी
कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन है बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया। आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ। मैं 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, वो तो जो भी चीज़ रिकवर हुई इंफॉर्मेशन ARU की तरफ से रिकवर हुई। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैं कह रहा था उनको ये बनाने के लिए, तो ये डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। हमारे प्रोग्राम में साबिक DGFIA बशीर मेमन भी कह चुके हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने का कहा गया और ख़ुद इमरान खान ने कहा कि ये करना है और आप कर सकते हो। आपके इल्म में था कि तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद ये क्या हुआ कि आपको पहले वजीर आजम ने कहा, फिर फरूक नसीम साहब पुश करते रहे, क्या कहानी है? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फरूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। यानी जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, उन्हें ओहदे से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन जब रेफरेंस नाकाम हुआ तो सारी जिम्मेदारी फरूक नसीम पर डाल दी गई, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। इसी तरह नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह पर मंशियात का केस बनाया गया। अल्लाह रसूल की कस्में खाकर कहा गया कि सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन जब केस साबित नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आ गई तो इस केस का मलबा भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया गया। खुद फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई, ये केस नहीं बनना चाहिए था। ANF के केसेस बनाना सियासतदानों के हाथ में नहीं है। असद उमर ने भी यही तासुर दिया। राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था। ANF के केसेस जिस दिन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गए ना बनाने में, अच्छा ही है, वैसे नहीं है। PTI ने नहीं बनाया गया। वो आफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कॉपी सबने गलत किया। कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए। मैंने तो बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया। ANF में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो राना सनाउल्लाह से मुतालिक अपने अज़ाइम वाज़ेह कर चुके। फैसलाबाद के डाकू सुन लो, राना सनाउल्लाह सुन लो, तुम्हें राना सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। तुम्हारे पास चंद महीने रह गए हैं, तुम्हें इंशाल्लाह अटियाला जेल में हम लेके जाएंगे। सारा मलबा भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया गया है। उससे इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं जिसने इमरान खान की हुकूमत के लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, मीडिया मैनेजमेंट से लेकर मुआशी मैनेजमेंट करती रही, बिजनेसमैन से मुलाकातों से लेकर टैक्स मामलात पर मीटिंग्स करती रही। और जब इस हवाले से सवालात उठे कि इस्टेब्लिशमेंट अहम मामलात पर इजलासों में क्यों शरीक है, फैसले क्यों कर रही है, तो इमरान खान कहते थे कि ये सब मेरी इजाज़त के साथ हो रहा है। अक्टूबर 2019 में वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ी से मुलाकात में कहा कि आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से मुलाकात उनकी इजाज़त से की, जबकि उसके बाद 2020 में सहाफ़ी नदीम मलिक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर अपोजिशन के साथ मुलाकात उनसे पूछ कर की। आर्मी चीफ मीटिंग कर रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स के साथ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, ना आपकी वहाँ प्रेजेंस ना होना बजाते खुद सवालात को जन्म देती है। कोई इस पे कोई बात नहीं। देखिए नदीम, आप थे उस मीटिंग में, बुलाए गए थे या बाद तासुर लोग कहते हैं कि इमरान खान बुलाए नहीं थे? मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था। इसके अलावा कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद इजलासों में वज़ीर आज़म ने खुद शिरकत नहीं की, बल्कि अस्करी क़यादत ने ही अपोजिशन को ब्रीफिंग दी और अपोजिशन ने एहतजाज किया कि वज़ीर आज़म खुद क्यों इन अहम इजलास में नहीं आते।
वज़ीर आज़म पहले कहते रहे कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी से सब कुछ करते हैं, और जब मार्च के महीने में उनका किरदार डगमगाने लगा तो ये कहकर बरीज़िम्मा होने की कोशिश की कि 3 साल तक मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। ये बात इमरान खान के इत्तेहादी और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने खुद बताई। इमरान खान ने तो खुद कहा है सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है, ये इनकी मान रहा था तो मैं ये फेल हो गया, मैंने नहीं तो अगर मैं अपनी मर्जी करता। अब एमएनए को कह रहा है ना, ये कह रहे हैं आज कल कहा है उसने कि मैं इनकी मान रहा हूँ तो हमारे क्या मैंने को हाँ, कि इनकी मान रहा हूँ तो 3 साल से मार खा रहा हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं पहले दिन ही अपनी मर्जी करता, बल्कि पहले दिन 3.5 साल से तो वो इसको खिला रहे हैं। इक़्तिदार ख़त्म होता देखकर इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद इमरान खान ये तासुर देते रहे कि उन्हें तो सियासत करने ही नहीं दी गई, हुकूमत करने ही नहीं दी गई, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करती रही। लेकिन जब हुकूमत थी तो इमरान खान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तरफ से अहम हुकूमती पॉलिसी मामलात पर मदद करने के लिए तारीफ़ें करते थे। कहते थे कि आर्मी चीफ उनकी खारजा पॉलिसी के साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा जमहूरी और न्यूट्रल जर्नैल हैं और फ़ौज और हुकूमत के तारीखी ताल्लुकात की मिसालें भी देते थे। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं। सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। आई ऑनेस्टली थिंक इट इज द मोस्ट हार्मोनियस रिलेशनशिप। वी हैव कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, वी वर्क टुगेदर। The military completely stands with all the democratic government's policies. इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपोजिशन को आप सफाया किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत की। मगर अब इमरान खान साहब बार बार ये दावा कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि जो काम थे वो इस्टेब्लिशमेंट करती थी, मुझे तो हुकूमत करने ही नहीं दी गई। मगर इन बयानात से वो ख़ुद को सिलेक्टेड होने का एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सुनिए कि जब अपोजिशन में थे तो क्या कहा करते थे। मैं चाहता हूं कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूं जो जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वज़ीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे इस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूँ। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।